हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर सेकंड होगा। फर्स्ट लेक्चर जो है यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जाकर के पहले देख लें, इसके बाद फिर सेकंड लेक्चर देखें, तब जाकर के बेटर समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हमने पहले लेक्चर में बात किया था कि फ्री बॉडी डायग्राम नाम से ही क्लियर है कि अगर दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम है, उन सिस्टम में से सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके उन पर कितने फोर्स लगे हैं, किन किन डायरेक्शंस में लगे हैं, उनका मोशन क्या होगा, उनकी किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इन सभी को एनालाइज करने की टेक्निक को ही हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। उसमें हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट्स को किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, किसी सपोर्ट के साथ हैंग किया हुआ था एक स्ट्रिंग के हेल्प से। साथ ही साथ हमने वहां पर एटवुड मशीन के बारे में पढ़ा था। अगर दो ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट करके एक पुली से होकर के पास हो रहे थे, तो उनमें हम लोगों ने मोशन देखा था कि कौन सी बॉडी नीचे जाएगी, कौन सी बॉडी ऊपर जाएगी और उनका एक्सेलरेशन कितना होगा। साथ ही साथ जो स्ट्रिंग से, जिस स्ट्रिंग से दोनों कनेक्ट थे, उनमें टेंशन कितना क्रिएट होगा, ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर वीडियो में कैलकुलेट करके देखा था। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये किसी रिजिड सपोर्ट के ऊपर, किसी अर्थ के ऊपर कह सकते हैं या किसी टेबल के ऊपर कह सकते हैं कि रखे पड़े हैं, तो इनके बारे में भी, इनका भी फ्री बॉडी डायग्राम हम बना करके देखेंगे। जस्ट लाइक अगर देखा जाए तो हमने एक फिगर बनाया हुआ है, ये कह दिया जाए ग्राउंड है और इस पर दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास m1 है और m2 है, ये दोनों एक दूसरे के इस फिगर के अनुसार इसमें रखे हैं। अब हमें यह देखना है कि इनका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे कैसे बनेगा। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले हम मास m2 का या किसी मास का m1 का ही अगर एफबीडी बनाना चाहें, तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि मास m1 को यहां हम लोग अलग से बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, मास m1 को हमने यहां, तो पहले क्या लिखेंगे, एफबीडी ऑफ m1, क्या लिखेंगे, एफबीडी ऑफ मास m1। देन अगर देखा जाए तो इसका मास है कितना, m1, इसका वेट लाई करेगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ। ये तो क्लियर है कि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द लाई एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द लाई अप्लाई होता है। बात क्लियर है? तो हम लोगों ने इसका वेट दिखा दिया किधर की तरफ, अर्थ की तरफ। अब क्या देख रहे हैं, ये जो बॉडी m1 है, ये जो बॉडी m1 है, ये सेकेंड बॉडी के साथ इससे कनेक्ट है। इसका कांटेक्ट कहां पर है, यहां पर है। तो कांटेक्ट जहां पर है, तो कांटेक्ट क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करता है। तो ये जो सेकेंड बॉडी मास m2 का है, ये क्या करेगा, इन पर एक रिएक्शन लगा देगा ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। बात क्लियर है? अब बात करते हैं हम कि नॉर्मल रिएक्शन इसने लगा दिया, तो अब ये क्या देख रहे हैं कि एक इसका मास के कारण इसका जो वेट है वो अर्थ की तरफ लाई कर गया और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन मास m2 के कारण लग गया अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इसी को हम हटा के चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इस फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं। या नहीं, मास m1 है इसलिए हम इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो सेकेंड बॉडी है, वो कितना रिएक्शन करेगी, कितने फोर्स के साथ ऊपर की तरफ इनको धक्का देगी, वो हम लोगों ने डिनोट कर दिया n1 से। अब देखिए, ये बॉडी जो m2 है, इस पर रिएक्शन क्यों करती है? तो अगर देखा जाए तो हम क्या देख रहे हैं, इस बॉडी का मास m2, वेट जो है m1g है, तो ये जाना चाहेगा नीचे की तरफ। लेकिन क्या देख रहे हैं कि इनके नीचे एक बॉडी m2 मास का है, ये कहेगा नहीं भैया, हम आपको नीचे नहीं आने देंगे, बस आप अपने जगह पे बने रहिए या फिर ऊपर जाइए, हम आपको नीचे नहीं आने देंगे। इसलिए क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन इन पर एग्जर्ट करा देगा।
बात क्लियर है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो m1 मास की बॉडी थी इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में और इसका वेट जो हो गया वो नीचे की डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर गया। दोनों ही कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ना ही तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। तो इसके लिए अगर इक्वेशन हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, n1 इक्वल टू m1 g। इनमें एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। बात क्लियर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर की डायरेक्शन में मोशन करेगा और ना ही ये ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में मोशन करेगा। बात क्लियर है। अब देखते हैं दूसरी बॉडी का हम लोग एफबीडी बनाते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, एफबीडी ऑफ m2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये अर्थ हो गया। एफबीडी क्या करेंगे, m2 मास का ये हम लोगों ने एक कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास कितना है, m2 है। बात क्लियर है। तो हमें पता है कि इसका वेट जो एग्जिस्ट करेगा हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ही एग्जिस्ट करेगा। बात क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब क्या देख रहे हैं कि इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ लगा हुआ है, n1। ये क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में लगा हुआ है। बात क्लियर है। दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है m2 मास का, ये किसके साथ ग्राउंडेड है, किसके साथ कनेक्ट है, अर्थ के साथ। तो अर्थ पर भी क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, या एक्स पर सॉरी अर्थ पर भी या ग्राउंड पर भी या टेबल पर कह लेते हैं कि ये क्या करेगा, अपने वेट के कारण चाहेगा कि टेबल को फाड़ते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे, लेकिन टेबल क्या कहेगा, नहीं भैया ऊपर रहो। क्या करेगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगा देगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा। इसलिए इस पर देखा जाए तो एक रिएक्शन किधर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। तो ये हम लोगों ने सीखा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक के ऊपर एक करके रखे हों, एक दूसरे के ऊपर रखे हों, तो उनका एफबीडी कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, m1 मास का यहां पर एफबीडी ड्रॉ किया और m2 मास का यहां पे एफबीडी ड्रा किया। यानी कि अगर इस बॉडी पर देखा जाए तो n1 और n2 किधर की तरफ हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इनके लिए अगर इक्वेशन लिखा जाए तो क्या होगा, n1 प्लस n2 इक्वल टू m2g। बात क्लियर है। ये हम लोगों ने फर्स्ट बॉडी के लिए लिखा और ये किसके लिए, सेकेंड बॉडी के लिए, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये बॉडी ना तो नीचे डायरेक्शन में जाएगी ना तो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि दोनों ही कंडीशन में इस पर एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। बात क्लियर है। अब देखा जाए अगर इस पर इधर से फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, अब ये दोनों एक ही साथ मोशन करेंगे, उस कंडीशन में इनका एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो जाएगा। तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच इन दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल फोर्स लगा है F, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन होगा A। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू ma, F इक्वल टू मम्मी, ma माँ मतलब मम्मी। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ma। बात क्लियर है। लेकिन यहाँ m की वैल्यू देखा जाए तो कितना होगा, m1 प्लस m2 होगा। क्यों m1 प्लस m2 होगा, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट इस फोर्स के कारण क्या होंगे, एक ही साथ मोशन करेंगे। इसलिए ये जो फोर्स होगा इन दोनों बॉडी पे एक्सर्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, F इक्वल टू m1 प्लस m2 a। क्लियर है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, F अपान m1 प्लस m2। अब इस फार्मूले के हेल्प से अगर कहा जाए कि इस बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, इसका 10 किलोग्राम है और इस पर जो है 30 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, हम इस फार्मूले के हेल्प से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो a इक्वल टू F की वैल्यू कितना है, 30 न्यूटन है, m1 की वैल्यू कितना है, 5 किलोग्राम है और m2 की वैल्यू कितना है, 10 किलोग्राम है। तो क्या कर देंगे, a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, a इक्वल टू F की वैल्यू कितना 30 और m1 की वैल्यू इतना और m2 की वैल्यू इतना। तो कितना 30 अपान 15 कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो दोनों बॉडी होंगे वो क्या होंगे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फोर्स के साथ क्या करेंगे, एक ही सर्टेन डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब हम फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों साथ मोशन नहीं करेंगे। ये क्या होगा, दोनों साथ साथ मोशन करेंगे। बात क्लियर है। नहीं तो क्या होता, बस पर बैठे होते हैं पर्सन, बिहार में ऐसा होता है।
बस पे लोग जाते हैं, सवारी करते हैं, तो क्या होता, बस पे जो लोग बैठे होते हैं, इंजन क्या होता है, नीचे होता है ना बस में, बस आगे निकल जाती, पर्सन पीछे निकल आते हैं, बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है, बस के साथ ही साथ क्या होते हैं, सभी एक साथ मोशन करते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एफडी के बारे में। चलिए सेकेंड अगर देखा जाए तो अगर कह दिया जाए कि ये है ग्राउंड, ग्राउंड कह लेते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, टेबल कह सकते हैं। इस पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक m मास का ये हो गया, m2 मास का, और ये हो गया एक m1 मास का। बात क्लियर है? एक दूसरे के साथ, अभी क्या थे, एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे, अब क्या हो गए, एक दूसरे के बगल में रख दिए गए, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख करके और यहां पर इन दोनों को रख दिया गया, और कहा गया कि इधर से इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये मोशन करेंगे। बात क्लियर है? अब क्या करना है, हमें इन दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों बॉडी का अगर एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इन दोनों बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करेंगे। बात क्लियर है? बिना एफबीडी ड्रॉ किए भी हम इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या करेंगे, पहले एफबीडी हम बनाना सीख रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करेंगे। बात क्लियर है? चलिए देखते हैं। ये हम लोगों ने बना दिया एफबीडी ऑफ, लिख दिया जाए एफबीडी ऑफ M1। बात क्लियर है? तो M1 को क्या देख रहे हैं, M1 हम लोगों ने ये बनाया, ये इसका मास M1 हो गया, एक फोर्स लगा हुआ है F इधर की तरफ। बात क्लियर है? ये मोशन करेगा इधर की तरफ, इसका वेट लाई करेगा नीचे की तरफ, ये तो बात क्लियर ही है, हमेशा वेट कहां की तरफ लाई करता है, नीचे की तरफ ही लाई करता है। और ये जो कांटेक्ट में है किसके साथ, या तो अर्थ पे या फिर टेबल पे, तो टेबल के साथ या तो कांटेक्ट में होगा या फिर अर्थ के साथ कांटेक्ट में होगा। तो ये कांटेक्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ इन पर एक नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये एक्शन कर रहे हैं नीचे पर, कितना M1G, तो क्या होगा, तुरंत ही ऊपर की तरफ रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या लग जाएगा, एक ऊपर की डायरेक्शन में रिएक्शन लग जाएगा N डैश। बात क्लियर है? अब इतनी तक बात क्लियर नहीं हुआ, क्या होगा, ध्यान देते हैं। ये दूसरी बॉडी क्या है, दोनों बॉडी को थोड़ा सा अलग अलग करके समझते हैं। ये जब आगे जाएगा तो क्या करेगा, इनको पुश करेगा, दूसरी वाली बॉडी को क्या करेगा, पुश करेगा। तो जितना ये एक्शन करेगा उतना क्या करेगा, ये रिएक्शन भी करेगा। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? यानी कि क्या हो जाएगा, इस पर एक अंदर की तरफ फोर्स लग जाएगा। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इस पर क्या होगा, एक अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। कौन लगाएगा, मास M2 लगाएगा। मास M2 क्या कहेगा, मेन फोर्स तो लगा है M1 मास पर, M2 क्या कहेगा, नहीं हम नहीं जाने देंगे आगे, रुके रहो, हम तुमसे बलवान हैं, हम तुमसे भारी हैं। तो क्या करेगा, इन दोनों के कांटेक्ट में एक फोर्स लग जाएगा। जहां भी कांटेक्ट की बात आती है वहां पर एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के नाम से एक्सर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच एक यहाँ कांटेक्ट हुआ है, और ये अर्थ के साथ तो कांटेक्ट ही में था, तो अर्थ के साथ कांटेक्ट वाला हम लोगों ने N डैश कह दिया, और यहाँ पर ये जो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, इनको हमने क्या कह दिया, N कह दिया। बात क्लियर? अब इसी तरह से अगर एफबीडी ऑफ मास M2 निकाला जाए, एफबीडी ऑफ M2 अगर ड्रॉ किया जाए तो क्या करना होगा हमें, एफबीडी ऑफ M2 के लिए देखिए हम लोग M2 को ड्रॉ कर लेते हैं। M2 मास हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ये क्या है, ये N लगा हुआ है, ध्यान देते हैं। ये क्या है, दोनों मास को हम लोग यहाँ बनाए थे, M1 को यहाँ पर बनाए थे और M2 को यहाँ पर। तो ये इनको धक्का देगा तो ये भी क्या कहेगा, रुको भैया, जितना तुम धक्का दोगे हम भी तुमको धक्का देंगे। ये तो न्यूटन चच्चा ने बताया था थर्ड लॉ में, क्या बताए थे, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या है, ये एक्शन कर रहा है N, तो ये रिएक्शन दे रहा था N, तो इसका मतलब ये दोनों डायरेक्शन में लगा होगा। तो ये क्या हो गया, ये M2 पर एक लग गया रिएक्शन इधर की तरफ, ये बॉडी जाएगी किधर की तरफ, आगे की डायरेक्शन में।
इस पर इसका वेट देखा जाए तो M2G चला जाएगा नीचे की तरफ और इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा N डैश, N डबल डैश कह देते हैं, यहाँ N डैश हमने लिखा था, यहाँ N डबल डैश कहा था। बात क्लियर है? तो अगर इसके लिए बात करते हैं, अगर इसके लिए तो क्या होगा, इसके लिए इक्वेशन F इधर लगा है, N इधर लगा है, लेकिन फिर भी बॉडी जा रही है इधर की तरफ। इसका मतलब क्लियर है कि F की वैल्यू N से कहीं ज्यादा था, इसीलिए बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करेगी। तो क्या करेंगे, F में से N को माइनस करेंगे, क्या मिल जाएगा, M1A। ये तो फर्स्ट बॉडी के लिए लिखा, उसी तरह से क्या मिलेगा, N डैश इक्वल टू M1G। इनसे हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि ये बॉडी ना तो यहां से नीचे आएगी, इधर तो आएगी नहीं, और इधर ये जाएगी नहीं, यानी कि N डैश जो होगा M1G को बैलेंस करेगा। बात क्लियर है? ना तो इस सरफेस से ऊपर जाने देगा और ना ही इस सरफेस से नीचे आने देगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनसे कोई मतलब हमको नहीं है। अब दूसरी बॉडी के लिए बात करते हैं। दूसरी बॉडी का एफबीडी हम लोगों ने यहां बनाया है, तो क्या मिलेगा, पहला N डबल डैश इक्वल टू M2G। बात क्लियर? N डबल डैश, इनसे भी हमको मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि ये सरफेस है और सरफेस के साथ ये कांटेक्ट में है, तो ये ना तो नीचे आएगा ना तो ये ऊपर जाएगा। बात क्लियर है? इसलिए हमें क्या है, इन दोनों से मतलब नहीं है। अब क्या होगा, इस पर देख रहे हैं कि N इधर लगा है और ये क्या है, बॉडी इधर ही जा रही है, तो कितना, M2A। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बता देंगे। बात क्लियर है? चलिए देखते हैं। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रख दिया जाए, इंक्लाइंड का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते हैं? चलिए देखते हैं इंक्लाइंड सरफेस क्या होता है। इंक्लाइंड सरफेस का मतलब क्या होता है, ये क्या देख रहे थे कि सरफेस अभी क्या था, अर्थ के पैरेलल था। अभी ये सरफेस क्या था, अर्थ के पैरेलल था। ऐसा सरफेस हो जाए जो अर्थ से कोई एंगल बना रहा हो, या टेबल पे है तो टेबल से कोई एंगल बना रहा हो, तो उस तरह के सरफेस को क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड सरफेस बोलेंगे। उसके लिए भी अगर एफबीडी ड्रॉ किया जाए तो सिंपली हम लोग एफबीडी उसका भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा है, जैसे अभी हम लोग जिस मेथड को फॉलो किए हैं वही मेथड यहां भी फॉलो करेंगे। आराम से हम लोग एफबीडी किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखे ऑब्जेक्ट का भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। ये हो गया ग्राउंड, बात क्लियर, और ये हो गया एक सरफेस जो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। बात है ना? अब क्या करेंगे, यहां पर इस ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे। ये M मास का कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर हमने इसको होल्ड कर दिया, यहां पर हमने इस मास को रख दिया। बात क्लियर है? अब क्या करना है, हमें इस बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करना है। अभी ये किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट नहीं है, फर्दरली हम आगे देखेंगे कि एक जब दो ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करके और किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रखेंगे तब क्या होता है। तो देखते हैं, ये मास है, इसका एफबीडी हमें ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, ये हम लोगों ने बना दिया थीटा, ये मास हमने रख दिया M2, ये हो गया ग्राउंड सरफेस। बात क्लियर? इसका अगर वेट देखा जाए तो किधर की तरफ, आप लोगों के हिसाब से इधर की तरफ, नीचे की तरफ एग्जिस्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमेशा जो वेट एग्जिस्ट करता है, हमेशा जो वेट की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। किधर की तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। तो ये तो सेंटर की तरफ जा नहीं रहा, तो क्या करेंगे, इनका वेट किधर की तरफ जाएगा, इनका वेट भैया जाएगा इधर की तरफ। क्या हो जाएगा वेट, mg। बात क्लियर है? अब देखते हैं, सरफेस हमारा ये है, ये सरफेस क्या है, ये बॉडी जो है इस सरफेस के साथ यहां पर कनेक्ट है, अटैच है, कांटेक्ट में है। तो जब कांटेक्ट में है तो ये कांटेक्ट क्या करेगा, इनको नॉर्मल रिएक्शन देगा। और नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या, यहां से 90 डिग्री पर इनको भेजेगा। क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन N होगा। बात क्लियर है? अब देखते हैं कि इनका जो mg है वो नीचे की डायरेक्शन में लाई कर गया। अब इनको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। किसी भी वेक्टर को अगर दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट फाइंड आउट होते हैं। तो
mg को अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा इनका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है cos थीटा वाला टर्म। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और यहां का एंगल हो जाएगा थीटा। बात क्लियर है। और वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा mg sin थीटा। इस तरह से हमने क्या किया कि अगर कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड सरफेस पे इस तरह से रखी हो तो उसका भी एफबीडी हम लोगों ने बना करके देख लिया। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। तो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से इसको बता देंगे। चलिए देखते हैं, एक अगर इसी बॉडी के साथ एक और बॉडी कनेक्ट कर दिया जाए, किसी स्ट्रिंग के हेल्प से एक अनदर बॉडी इसी के साथ जो है कनेक्ट कर देते हैं। ये हम लोगों ने एक बॉडी कनेक्ट कर दिया, M2 कह देते हैं, इसको M1 कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, इनको F फोर्स लगा करके ऊपर की डायरेक्शन में मोशन कराएंगे। F फोर्स हमने ऊपर की डायरेक्शन में लगा दिया। अब हमें पता है नीचे की डायरेक्शन में लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फायदा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्लाइड करके और इन दोनों के साथ में चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। इसीलिए हम केवल अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। केवल किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर ही लगा सकते हैं। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग तो हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, कभी भी स्ट्रिंग के हेल्प से पुशिंग फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता। बात क्लियर है। देखते हैं इनका हमें क्या करना है, एफबीडी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम किनके बारे में एनालाइज करेंगे, मास M2 के बारे में एनालाइज करेंगे। बात क्लियर ना। तो लिखेंगे एफबीडी ऑफ मास M2। किसका एफबीडी ड्रॉ करना है हमको, मास M2 का एफबीडी ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, एक इंक्लाइंड सरफेस बनाएंगे, यहां पे एंगल थीटा दिखाएंगे, यहां पर एक मास M2 रखेंगे। बात क्लियर। मास कितना है इनका, M2 है। तो M2 जब है इनका मास, तो वेट तो नीचे की तरफ कंफर्म है कि एग्जिस्ट करेगा। मास कहां, वेट कहां एग्जिस्ट करता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम लोगों ने इनके वेट को नीचे की तरफ दिखा दिया। अब देख रहे हैं कि ये जब कांटेक्ट में है, जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस क्या करेगा, इनको नॉर्मल रिएक्शन देगा, और वो नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, इस सरफेस से 90 डिग्री ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री पर ही वो रिएक्शन करेगा उस सरफेस से। तो क्या हो जाएगा, ये देगा रिएक्शन किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। इस रिएक्शन का नाम हम दे देते हैं N1। बात क्लियर है। अब देखते हैं, इस पर एक फोर्स लगा हुआ है F ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये मोशन भी करेगा ऊपर की डायरेक्शन में। बात क्लियर। अब समझते हैं, यहां से इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, सब मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। F फोर्स लगा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मोशन भी करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में ही। ये तो बात क्लियर ही है। अब देखते हैं कि ये M2 जो है, M2G जो है, वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगा हुआ है। इसको जब दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, तो एक कंपोनेंट इनका ये मिलेगा, ये थीटा एंगल के साथ, और एक कंपोनेंट हमारा ये मिलेगा। तो ये कंपोनेंट कौन सा होता है, M2G cos थीटा। अभी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जो नीचे वाला था वो क्या था, M2G cos थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। और ये जो था, ये क्या था, M2G sin थीटा। क्या था, M2G sin थीटा। अभी देखिए, एक और बात समझ लेते हैं। अब क्या देख रहे हैं कि ये मास M2 के साथ पीछे की तरफ एक स्ट्रिंग कनेक्ट है। क्या है, स्ट्रिंग कनेक्ट है, और इस स्ट्रिंग के साथ एक नीचे ऑब्जेक्ट कनेक्ट है, एक मास वाला ऑब्जेक्ट कनेक्ट है, जिसका मास कितना है, M1 है। तो क्या करेगा, जब ये इनको खींचेंगे ना, तो ये कहेगा बस बस भैया रुक जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चलने वाले हैं, क्योंकि हम भी तुम्ही के साथ कनेक्ट हैं। तो क्या होगा, ये भी पीछे पीछे जाना शुरू कर देगा।
उसके पहले क्या होगा, इस बॉडी के अंदर इनर्शिया होगी, और इनर्शिया होगी तो ये रुका होगा, और रुका होगा तो कहेगा पहले हमको दे दो फोर्स, तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो क्या कर देगा, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन लगा देगा। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स लगता है। तो इसमें क्या हो गया, एक टेंसाइल फोर्स भी हो गया नीचे की डायरेक्शन में। बात क्लियर है। अब इनके लिए अगर इक्वेशन हम लिख करके देखना चाहें तो क्या मिलेगा, पहला तो मिल जाएगा n1 इक्वल टू m2g साइन थीटा, सॉरी m2g cos थीटा। अब देखते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट m1 मास का, m2 मास का है, ये ना तो यहां से ऊपर जाएगा और ना तो यहां से नीचे आएगा। क्या होगा, ना तो ये ऊपर जाएगा ना तो ये नीचे आएगा। तो होगा क्या, इसका मतलब कि ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसके नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। और बैलेंस तभी करेगा जब दोनों की वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। यानी कि क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर है। फिर देखते हैं, अब क्या देख रहे हैं कि F फोर्स ऊपर लगा हुआ है, ये जा रहे हैं ऊपर, तो इसका मतलब क्या, F ज्यादा रहा होगा, F स्ट्रांग रहा होगा, मजबूत रहा होगा, खींच के लेके जा रहा है इसको। तो क्या हो जाएगा, F ज्यादा हो गया, लेकिन उसके अलावा क्या, एक ठो ये लगा हुआ है और एक ठो ये लगा हुआ है। कौन कौन सा, एक टेंसाइल फोर्स जो स्ट्रिंग के अंदर है, नीचे की तरफ लगा है, साथ ही साथ जो वेट का वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी टेंसाइल फोर्स की ही डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, F माइनस टी माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू कितने फोर्स के साथ जाएगा, ये m2a के साथ आगे जाएगा। बात क्लियर है। ये इक्वेशन हमारा हो गया फर्स्ट। इतनी बात क्लियर। फिर क्या करते हैं, सेकेंड बॉडी का एफबीडी ऑफ m1 ड्रॉ करते हैं। तो जब एफबीडी ऑफ m1 ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने बना दिया एक इंक्लाइंड सरफेस जो ग्राउंड से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। यहां पर हम लोगों ने एक रख दिया ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1। क्लियर है। अब m1 मास है और इसके साथ एक स्ट्रिंग कनेक्ट है, इस पर एक टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हम लोग यहां देख रहे हैं। जितना रिएक्शन करेगा उतना ये भी रिएक्शन कर देगा, तो टेंसाइल फोर्स किधर की तरफ हो जाएगा, आगे की तरफ हो जाएगा। बात क्लियर है। अब फिर समझते हैं, टेंसाइल फोर्स जब इसका हो गया ऊपर की तरफ, लेकिन इसका जो वेट होगा, m1 मास का वेट जो होगा वो नीचे की डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ एग्जिस्ट करेगा। बात क्लियर। अब फिर क्या देखते हैं कि इनको दो कंपोनेंट्स में जब ब्रेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमें फाइंड आउट होंगे। ये नीचे वाला अभी ऊपर वाले में देखे थे कि क्या होगा, m2g cos थीटा होगा, और साथ ही साथ ये जो होगा m2 नहीं m1 होगा, m1g sin थीटा होगा। बात क्लियर है। साथ ही साथ ये जो ऑब्जेक्ट है इस सरफेस के साथ, इस इंक्लाइंड सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट वाला जो सरफेस है इस पर क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा। कितना नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर हम लोगों ने N1 लिखा था, तो यहां क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे। बात क्लियर है। फिर भी ये जो बॉडी m1 मास की है ये ऊपर डायरेक्शन में a के साथ मोशन करेगी। किसने एक्सेलरेशन के साथ, a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की डायरेक्शन में मोशन करेगी। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखा जाए तो क्या मिलेगा, n2 जो होगा m1g cos थीटा को बैलेंस करेगा, तो क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू m1g cos थीटा। क्यों होगा, क्योंकि ये ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ना तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर दिया, वेट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के इक्वल दिखा दिया। फिर क्या मिलेगा, एक टेंसाइल फोर्स आगे लगा हुआ है और एक नीचे लगा हुआ है। कौन सा, m1g sin थीटा। टेंसाइल फोर्स ऊपर लगा है, फिर भी ये बॉडी जा रही है
ऊपर की डायरेक्शन के, इसका मतलब कि टेंसाइल फोर्स इसमें जो होगा वो ज्यादा रहा होगा, इसलिए क्या करेंगे T माइनस, नीचे कौन सा लगा है M1G साइन थीटा इक्वल टू कितना M2A। इक्वेशन हो गया हम लोगों का सेकंड। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमको मिल गया है, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लिया जाए। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो क्या मिला हमें, फर्स्ट इक्वेशन F माइनस टी माइनस M2G साइन थीटा इक्वल टू M2A, और सेकंड इक्वेशन क्या मिला, T माइनस M1G साइन थीटा इक्वल टू कितना, देख लेते हैं कितना मिला है M1A। इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, क्या बच जाएगा F माइनस। अब यहां देखते हैं G साइन थीटा जो है कॉमन है, तो क्या मिलेगा M1 प्लस M2 और G साइन थीटा। बात क्लियर। इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहां A कॉमन है तो क्या मिल जाएगा M1 प्लस M2। बात क्लियर। अब देखते हैं यहीं पे हम लोगों को अगर A की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे, A इक्वल टू क्या मिल जाएगा M1 प्लस M2 को इसको डिवाइड में भेज देंगे तो क्या बच जाएगा F बाई M1 प्लस M2 माइनस, अब देखते हैं ये जब इसके अपान में आएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा माइनस G साइन थीटा। यानी कि इसी एक्सलरेशन के साथ ये जो दोनों बॉडी होंगी, यहां पे जो दोनों बॉडी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हैं, इसी एक्सलरेशन के साथ क्या होंगी, एक साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेंगे। अब देखिए A की वैल्यू क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग में टेंसाइल फोर्स कितना होगा हमें फाइंड आउट होकर के मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, तो क्या करेंगे, यहां से T की वैल्यू क्या मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, सेकंड, टेंसाइल फोर्स T इक्वल टू जो मिलेगा क्या मिल जाएगा M2A, M2 और A की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कितना, F अपान M1 प्लस M2 माइनस G साइन थीटा। देखिए देखिए गड़बड़ है कुछ, क्या है गड़बड़, अच्छा हाँ देखते हैं यहाँ बच्चा पार्टी देखते हैं, ये क्या था M1A था तो यहाँ क्या होगा M1 होगा, है ना, माइनस G साइन थीटा। और ये देखते हैं ये कहां जाएगा, ये माइनस से उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस M1G साइन थीटा। देखो बच्चा पार्टी गलत हो गया था, यहाँ पर M1 की जगह पे M2 रख रहे थे, सारा खेला बिगड़ रहा था, इसलिए बच्चा पार्टी एकदम ध्यान से करना है। क्या करना है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा M1F अपान M1 प्लस M2 माइनस M1G साइन थीटा प्लस M1G साइन थीटा। ये क्या देख रहे हैं, ये प्लस ये माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो क्या मिल गया ओवरऑल हमें, टेंसाइल फोर्स जो स्ट्रिंग में लगा हुआ है कितना मिल गया, M1F अपान M1 प्लस M2। यानी कि इस फार्मूले के हेल्प से जो स्ट्रिंग इन दोनों के बीच लगा हुआ है, जो स्ट्रिंग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, दोनों बॉडी को कनेक्ट करके रखा हुआ है, उनके बीच टेंसाइल फोर्स कितना लगेगा हम इस फार्मूले के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।